Aditya, welcome on your PDR. Hello, sir. Thank you so much for welcoming me. Okay, Aditya, and congratulations, you got selected in Maharatna Company HPCL as HR executive, right? Yes, thank you so much, sir, for that. Okay, Aditya, I would like to interact with you, and the purpose is like whosoever wants to go for these kind of interviews and opportunities, they will learn something from you from this interaction. So Yes, this sir. this interaction is being recorded for benefit of those students who basically will for years to come they will take input from your points whichever you will mention. So I start with Yes, the sir. background. Please tell which part of India you are from. आपने कहाँ से qualification किया है अपना कहाँ से हुआ आपका qualification educational institutes from where you graduated. So till you got in selected finally in HPCL अपना journey मेरे को बताओ सारा. जी, सर। तो सर, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ एंड Okay. मैंने अपना स्कूल और अपना बैचलर कॉलेज वहीं से किया है। सो Okay. बैचलरेट में मैंने बीए किया हुआ है एंड Okay. सर स्कूल के बाद से ही मेरे कुछ खास इच्छा थी मेरे मन में कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करूँ। तो आई Okay. गेस ये मेरा 7 साल पुराना सपना है जो अभी पूरा हुआ है फाइनली। Okay. Okay. Good. एंड 2018 से मैंने प्रिपरेशन एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड Okay. देन कोविड हैपेंड। तो उसके चक्कर में रिजल्ट्स भी डिले हुए, देन कुछ पेपर्स भी डिले हो गए। तो तब मैं थोड़ा सा वरीड हुआ कि मैंने बैचलरेट में बीए किया हुआ है, उसके बेसिस में मेरे पास कोई बैकअप नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो मेरे पास प्राइवेट में कुछ भी नहीं है। तो तब Okay. मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि प्राइवेट में मेरे पास अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए होगा तो प्राइवेट में भी सर्वाइव कर जाएंगे। देन 2023 में मेरा एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आता है एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Okay. एंड Hmm. साथ ही Hmm. साथ कैट के रिजल्ट के थ्रू भी Hmm. मुझे आईआईएम अमृतसर में एमबीए का ऑफर आ गया था। अच्छा. Hmm. तो Hmm. अब वहां पे फिर मैंने थोड़ा सा सोचा विचारा, देन मैंने सोचा कि ठीक है अभी आईआईएम को सिलेक्ट किया जाए क्योंकि उसके बेनिफिट्स मुझे थोड़े ज्यादा दिख रहे थे। Hmm. तो Hmm. ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था वो सिलेक्शन, लेकिन फिर Hmm. 2 साल मैंने अमृतसर में बिताए। वहां पे Okay. मैंने एमबीए एचआर में ही एमबीए किया है मैंने वहां पे। Hmm. देन Hmm. उन 2 सालों में मैं स्पोर्ट्स कमेटी में भी था और Hmm. एक मतलब हमने पूरा ही स्पोर्ट्स का वहां पे देखा एंड हम इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट करते थे, सारे इवेंट्स कराते थे एंड Hmm. उसके साथ साथ बहुत से केस कॉन्स भी थे जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जो कि Hmm. अलग अलग आईएम्स या अलग अलग टॉप बी स्कूल्स कराते थे। उनमें से आईएम संबलपुर का एक केस कॉन था Hmm. प्रोनिग्मा करके। तो वो Hmm. उसमें हम नेशनल विनर भी थे, मैं और मेरी टीम। Hmm. तो Hmm. वो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स था मेरी लाइफ का। देन उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एचपीसीएल के लिए तैयारी इसलिए करूंगा क्योंकि एचपीसीएल हमारे कैंपस में भी रिक्रूट करने आती है। तो Hmm. वहां से मेरे मन में एचपीसीएल की तरफ थोड़ा झुकाव आया, ऑल्दो वहां पे Hmm. तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। Okay. देन मुझे पता चला कि हम बाद में भी ऐसे बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। देन उसके बाद चीजें काफी अच्छी चलती रही। फिर Hmm. सीबीटी के टाइम पे मुझे एक बंदा मिला। मेरा एग्जाम भोपाल में था, तो उसने मुझे योर पीडिया के बारे में बताया कि आपका अगर हो जाता है इसमें तो आप Hmm. अपने जेटीएन पीआई की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। Okay. तो फिर मैंने जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने आपको कांटेक्ट किया, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। Okay. ऑल Wonderful. थैंक्स टू यू गाइस। अच्छा, मेरे को थोड़ा सीबीटी के बारे में बताओ आदित्य. जो लोग एचआर यस। एस्पायर करते हैं एचआर ऑफिसर बनने के लिए उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड उनका सीबीटी कैसा होता है क्या पूछा जाता है उसमें. यस सर। सर सीबीटी में बेसिकली हमारा 85 मार्क्स का एचआर के क्वेश्चंस आते हैं पूरे। देन रेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के होते हैं, टोटल 170 क्वेश्चंस। तो एचआर में तो मैं यही बोलूंगा सभी को कि कुछ मेन मेन टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको प्रॉपर पढ़ के जाते हो और अगर आपने एचआर इन डेप्थ पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको आंसर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एचआर ओके. मोस्टली थ्योरी बेस्ड होता है सर। हाँ तो जी. अगर आपकी समझ अच्छी है उस चीज में तो आपको वो चीज बन जाएगी, आप प्रॉपर रिवीजन करते जाएं। देन हम्म. मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूंगा कि वीडियोस यूट्यूब पे काफी अवेलेबल हैं एसएससी की, क्योंकि मैंने एसएससी किया हुआ है तो मुझे उसमें ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी। हाँ जी. मेरा उसमें बेस थोड़ा स्ट्रांग था तो मैंने सिर्फ अपना हम्म. एचआर का पढ़ा। देन बाकी चीजों का ख्याल मेरी पुरानी तैयारी ने रख लिया, तो इसलिए हम्म. मुझे अच्छा स्कोर मतलब मैं कर पाया हूँ। ओके. तो जनरली अगर ऐसे. जी। हाँ. आई थिंक यू वांट टू कंप्लीट समथिंग यू आर सेइंग यस सर। आदित्य. मैं यही बस लास्ट में बोला था कि जनरली अगर किसी को इसके लिए तैयारी करनी है तो सबसे पहले एचआर का तो उसने चलो रिसेंटली पढ़ा ही होगा, अगर स्पेसिफिकली एचआर ऑफिसर की बात करूँ तो बस हम्म. मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर वो अच्छे से ध्यान दे दे तो अपना स्कोर काफी हद तक ऊपर
ले जाया जा सकता है। अच्छा, एचआर का ही मेरा क्वेश्चन था कि आर देयर एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स इन एचआर, आदित्य, विच स्टूडेंट शुड रेफर टू स्टडी एंड फोकस मोर? यस सर, सर मेरे ख्याल से लेबर लॉज का उन्हें हम्म करना चाहिए। देन जो एक्ट्स हैं हमारे, उनको हम्म पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। हम्म जस्ट फॉर रेफरेंस कि कौन सा एक्ट किस ईयर में लागू किया गया था, या फिर जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड एक्ट का अगर अपन बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, तो ऑप्शन में परसेंटेज आते हैं। तुरंत में अगर याद रहा तो आप सही हम्म आंसर सीधे सीधे टिक कर सकते हो, उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देन हम्म उसके बाद मैंने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी थी। एंड हम्म उसके बाद मैन पावर प्लानिंग भी पढ़ा था। और हम्म, बेसिकली अभी जैसे हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो चैट जीपीटी में अगर आप जस्ट इन केस कोई जिसको हाँ, एचआर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बस इतना भी डाल दे कि टॉप टॉपिक्स बता दे, तो हम्म, चैट पता जीपीटी चलता अराउंड है। 80 to 90% टॉपिक्स आपको हम्म बता दे। बस फिर हम्म यही है कि आपके पास लिस्ट तैयार है, तो आप इन डेप्थ हम्म। उसको जहां से पढ़ सको वहां से पढ़ना चालू कर दीजिए। अच्छा, सीबीटी में कट ऑफ कितना जाता होगा, इफ यू हैव एनी आइडिया, लाइक जी कितने मार्क्स का पेपर था और कितने पे कट ऑफ गया है? जी सर, तो सर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी एनसीएल। तो हम्म इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि जब मेरे नंबर है, तो मेरे आउट ऑफ 170 131 आए थे। तो हम्म मुझे मैंने बहुत सा ढूंढा कि पिछले एचआर में कितना कट ऑफ गया होगा, लेकिन मुझे उतना मिला नहीं था। इस ओके पेपर के लिए मैं बता सकता हूँ कि यूआर कैटेगरी कैटेगरी के लिए 127 नंबर गया था। ओके। देन ओबीसी के लिए अराउंड 122.5 गया था शायद। हम्म एंड उसके बाद बाकी एस सी एस टी एंड अदर कैटेगरीज के लिए इससे थोड़ा कम गया था। जहां तक गया मुझे होगा। याद है, लास्ट मैंने 109 के आसपास सुना है एचआर ओके। ऑफिसर की। तो और 170 में से 130 के आसपास कट ऑफ? यस सर, अगर हम्म आराम से आपका 130 अगर है, तो आप बिल्कुल, मतलब आप निश्चिंत हो जाओगे। अगर आपने जीटीपीआई में बहुत अच्छा कर दिया है, तो फिर ये सेफ हम्म स्कोर। हम्म। ओके। अच्छा, अब आते हैं आदित्य अपॉर्चुनिटीज की तरफ। तो एचपीसीएल में कितनी नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज हुई थी, और इफ यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी कैंडिडेट्स दे हैव फाइनली शॉर्टलिस्टेड? सर एचआर ऑफिसर में 6 नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइजिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जितना कि हमने इस बीच पता किया हमारे जीटीपीआई राउंड के होने के बाद, तो हम सभी आपस में टच में थे। तो 9 ऑफ अक्टूबर एंड 10 ऑफ अक्टूबर को एचआर के लिए इन्होंने जीटीएनपीआई रखा था। और अराउंड रफली 50 to 60 बच्चे बुलाए थे दोनों दिन के लिए इन टोटल। तो 9th को 2 लोग इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे मेडिकल के लिए। देन 10th को 27 को कॉल किया था, उसमें से हम 17 लोग गए थे। तो 17 में से भी इन्होंने जीटी में 8 लोगों को क्लियर किया। देन पीआई में 8 में से 3 लोगों को क्लियर किया मेडिकल के लिए। तो टोटल हम 5 लोग थे। देन हमें लगा कि शायद और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि जनरली पीएसयू मेडिकल के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स होती है, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को लेती है। तो हमें अंदाजा था कि 9 या 12 लोग के आसपास होने चाहिए। तो हम 5 के अलावा हमें कोई और मिला नहीं। एंड पता नहीं हम ये हम खुद को मतलब खुशनसीब माने या क्या माने कि हम 5 के अलावा शायद कोई था ही नहीं। तो जब अच्छा रिजल्ट आया, तो हम 5 के 5 ही सिलेक्ट हो गए, मेडिकली भी 5 फिट थे, 5 सिलेक्ट हो गए। अच्छा, गुड। अच्छा आदित्य, एचआर की अपॉर्चुनिटीज एचपीसीएल में आपने बताई, तो आई एम वेरी यस सर। श्योर बाकी पब्लिक सेक्टर में भी आती होंगी, एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी इन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो यस आप हमें ये थोड़ा सा बताएं कि जिसने एचआर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इन जॉब्स में जाने के लिए एचआर का क्या मैनेजमेंट होना जरूरी है, क्या एमबीए जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया क्या है, जी। एक उसके बारे में बताएं। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अदर देन एचपीसीएल और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जहां पे हम टारगेट कर सकते हैं? तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने एमबीए इन एचआर स्पेसिफिकली किया है, तो वो उसके लिए तो वो सेफ से कि मतलब वहां पे वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। उनको अगर डिग्री में लिखा हुआ दिख गया कि एमबीए इन एचआर है, तो वो सीधा सीधा ले लेंगे। हाँ इसके जी। अलावा जब ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की बात होती है, तो उसके लिए हम्म, कई नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवा के आइए कि आपका मेजोरिटी सब्जेक्ट्स एचआर में था। ओके। तभी वो इस चीज को वैलिड मानते हैं। देन मैंने शायद सुना था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे थे, आई गेस एचआर ऑफिसर में ही था या किसी और में था। तो उनको ओके, उन्होंने डीवी के टाइम पे ही बाहर बाहर निकाल दिया निकल था। जाए। तो मैं सर यही कहना चाहूंगा, मतलब मुझे जितना आइडिया है कि एक बार नोटिफिकेशन में अच्छे से जो मेंशन है वो पढ़ लेना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, कि एमबीए एंड एचआर के अलावा भी क्या क्या उन्होंने मांगा है। देन ओके। इसके अलावा जो पीएसयूज का आपने पूछा, तो मैंने जब इसके बारे में पता करना स्टार्ट किया था, तो मुझे पता चला था कि सर कोल इंडिया में
अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आता है, देन हम्म, एसजेवीएन जो कि एक नवरत्न कंपनी है हमारी, उसमें हम्म, आता है, एंड हम्म, एचपीसीएल में है, आईओसीएल में है, इसके साथ साथ हम्म, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी है, और हम्म, एनपीसीआईएल में भी अभी मैंने देखा कि आया है, एंड एनटीपीसी में भी आता है। हम्म, तो हम्म, मुझे भी इतने का आइडिया है सर। ओके गुड। तो अभी नंबर ऑफ सीट्स इनमें भी उतनी आती हैं जैसे एफजेवीएनएल का भी चल रहा है इंटरव्यू, तो उसमें भी एचआर के लोग हैं, आईयूसीएल यस में सर। होते हैं, सब जगह होते हैं, तो कैन वी से कि हर पीएसयू में एचआर तो आता है उस यस तरीके सर। से। तो अगर कोई एचआर एमबीए वाला सोच रहा है कि मेरे को साहब पब्लिक सेक्टर में जाना है, तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकता है आदित्य? जैसे आपने आईएम अमृतसर से आपने एमबीए किया, और यस कौन सी ईयर में किया और उसके बाद आप क्या कर रहे थे? सर, मेरा एमबीए इसी साल कंप्लीट हुआ है मार्च में। देन अच्छा, फॉर्चुनेटली मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, एंड अच्छा, मैं अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी मैं अच्छा, मुंबई में ही रह रहा हूँ, पीजी में। अच्छा, अच्छा। गुड, गुड। तो सर तो मैंने उसके ये, साथ साथ तैयारी कर पाया बिकॉज एग्जाम अगस्त में था शायद ये। यस सर। तो हम्म, सर मैंने मतलब शुरू से सोच के रखा था कि भले ही सोने मिले या ना मिले, क्योंकि हम्म, सर आप भी जानते हैं आईएम्स फेमस होते हैं नींद ना देने के लिए। हाँ, पहले मैंने भी फ्लॉप सुना करने था में। तो मुझे लगता था कि 6 घंटे तो नींद ले ही सकते हैं इंसान, क्या दिक्कत हाँ, है। हाँ, फिर वहां जाके पता चला कि नहीं, वो 6 घंटे भी मुश्किल से मिल पाते हैं। तो एक वो हैबिट पड़ी हुई थी कम नींद लेने की। हम्म, देन मैंने हम्म, यहाँ पे सोचा था कि एक जॉब सिक्योरिटी का मेरे अंदर हमेशा से था, क्योंकि मेरे दादाजी नेवी में सर्व कर चुके हैं। तो हम्म, मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। देन अभी मेरे हम्म, कजन है, बड़े भैया, वो एमपी हम्म, पुलिस हॉक फोर्स में। तो हम्म, और भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं बहुत से गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर रहे हैं, तो मेरे मन हम्म, में अंदर से था कि कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो ओके। उस मोटिवेशन ने मुझे ऑफिस के बाद भी इतना मोटिवेटेड रखा कि मैं तैयारी कर सकूं। तो आप टिपिकल एग्जांपल हैं कि हेक्टिक जॉब प्रोफाइल हो एंड एमबीए आप आईएम से निकले हैं, आई एम वेरी श्योर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको काफी अच्छा प्रोफाइल दिया होगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उसके इस साथ साथ आपका ये एग्जाम को निकालना इज द यू नो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर अस नाउ कि आप जॉब के साथ निकाल सकते हैं। वो देयर सो मेनी यस स्टूडेंट्स नो से कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तो मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा? तो यू आर द एग्जाम्पल, आपने जिसने निकाला है आदित्य। अब मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जैसे आपने जॉब भी थी उसके साथ आपने इस एग्जाम को निकाला और ये उसका क्राइटेरिया था। तो अगर सपोज अब तो आपकी सिलेक्शन हो गई, अगर सिलेक्शन नहीं होती तो आप क्या कर जी रहे होते? मतलब जॉब तो कर ही रहे होते, उसके साथ क्या आप एस्पायर कर रहे होते? यस सर, जरूर मैं इंस्पायर कर रहा होता, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया एक मोटिवेशन था मेरे अंदर कि मुझे एनी आओ, जब तक मैं एज वाइज एलिजिबल हूँ। मेरे मन में अच्छा। ये था कि जब तक भगवान मुझे रिजेक्ट न करे तब तक मैं करते रहूँ। तो अच्छा, अगर कितनी एज होती है जैसे यूआर ओबीसी में कितना अलाउड होता है एज पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के लिए? सर एक्चुअली मैंने इतना डिटेल में वहां पे अभी नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना मुझे ये पता है कि कैटेगरी का आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, 2-3 कि साल का। यूआर में जो, यस यूआर में जो वो हम्म, एक एग्जांपल लेते हैं, 29 उन्होंने किया है एज लिमिट, हम्म, तो ओबीसी में आपको +3 का बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, यू आर राइट। तो मैंने ऊपर ऊपर से देखा हुआ था कि अभी मेरे पास 2-3 साल तो मोटा मोटा हिसाब का है, इसलिए मैं एज पे उतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं उसमें अभी नहीं बता पाऊंगा ये अच्छा, चीजें। आपका जीटी आदित्य कहाँ पे हुआ था? वेयर वाज द सेंटर? और जीटी वाले दिन कितने लोग आए थे और क्या वो सारे एचआर के थे? यस सर। सर मेरा जीटी मुंबई में हुआ था, एचपीसीएल के हेडक्वार्टर में, दैट इज पेट्रोलियम हाउस, जो कि चर्च गेट के पास है। तो हम्म, थैंकफुली मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ा था ज्यादा। मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 15 मिनट का ही रास्ता है। तो वहां पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि उस दिन हम सिर्फ एचआर वाले ही थे। एंड हम्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक लिस्ट हमने देखी थी, तो वहां पे 27 लोगों के नाम लिखे थे 10 तारीख के लिए, हम्म, 10 अक्टूबर। हम्म, देन उसमें से हम्म, प्रेसिडेंट सिर्फ 17 लोग थे। हम्म, तो 17 लोगों के हिसाब से उन्होंने दो ग्रुप बना दिए, एंड फिर बाद में मुझे पता चला कि सब मोस्टली सभी लोग एमबीए एचआर वाले हैं। लेकिन हम्म, एक फीमेल कैंडिडेट भी थी जो कि सिलेक्ट हुई है अभी हमारे साथ, वो साइकोलॉजी की थी। तो तब हम्म, मुझे ये आइडिया हुआ कि अगर मैं नोटिफिकेशन थोड़ा और डिटेल में पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है एलिजिबिलिटी में बहुत सारे क्राइटेरिया है, आपके हम्म, मास्टर्स के या फिर आपके बैचलर के, हाँ कि जी, एमबीए हाँ एंड जी। एचआर के अलावा भी आप कई हम्म, चीजों में क्वालिफाई कर सकते हैं। हम्म, देन हम्म, हमारा दो ग्रुप बने तो जीटी हुआ। हम्म, अब हमारा जो हमारे ग्रुप का जीटी था, हम्म, वो काफी हारमोनियस था, मतलब हमारे में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सबने बहुत अच्छा, अच्छे से बोला, ये बेसिकली रूरल एरिया में एजुकेशन को लेकर था। हाँ तो जी, सबने बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स रखे।
एंड हम्म। हमारे ग्रुप से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया था 8 में से। ओ, गुड। एंड हम्म। सर एक फन फैक्ट ये भी है कि हम इतना खो गए थे डिस्कशन में कि हम कंक्लूड करना भूल गए थे। वो ओके। लास्ट मिनट वार्निंग का ध्यान किसी को नहीं गया। फिर जब उन्होंने हमें वार्न किया कि टाइम इज अप, तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला था लास्ट मिनट वार्निंग तो देंगे। मैंने बोला कि यार लास्ट मिनट वार्निंग के बिना ही टाइम अप कैसे हो गए, हम तो हाँ। कंक्लूड भी नहीं कर पाए। तो फिर मेरे हम्म। साइड में एक कैंडिडेट था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शायद लास्ट मिनट वार्निंग का सुना था, लेकिन उनके भी ध्यान से निकल गया कि हमें कंक्लूड करना है, क्योंकि बहुत अच्छा हम्म। डिस्कशन चल रहा था। बाहर आके हम हम्म। सब टेंशन में थे कि हमने तो कंक्लूजन ही नहीं दिया है, पता नहीं क्या हम्म। होगा। बट फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया। देन अगले ग्रुप में जिसमें 9 लोग थे, उनमें से 3 लोग सिलेक्ट हुए। तो अच्छा। ऐसे टोटल अ- 8 लोग थे। जी सर। हाँ, अच्छा, टिपिकल एचआर में जो ग्रुप टास्क पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो आपको एचआर अपने उस दिन वाले ग्रुप्स में अगर आइडिया हो कि एचआर के टॉपिक्स क्या थे, इसके जीटी के टॉपिक्स क्या थे, वो थोड़ा सा बताओ। सर जीटी के टॉपिक्स में बेसिकली हमारा 2 ही ग्रुप थे। तो मेरे ग्रुप का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूरल एरिया में एजुकेशन को लेके था हाँ जी। कि गवर्नमेंट एक एक टीम बोल सकते हैं कि उनको फंड कर रही है। एंड उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एरिया में वो एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। देन उन्होंने काफी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स बताए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देन टीचर्स वहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूरल एरिया है, तो कोई वहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा है। देन जो वहाँ बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उनको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम वहां ना जाके खेत आओ, खेत में हमारे साथ हाथ बटाओ, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता एजुकेशन पे। हम्म। तो काफी अच्छा केस स्टडी था। देन उसमें हमारे पास बोलने के लिए काफी पॉइंट्स थे, तो हमने बारी बारी बात करना स्टार्ट किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात किया कि उसको कैसे बिल्डअप करेंगे। देन हमने टीचर्स को रिटेन कैसे करना उस पर बात करी। बच्चों को एनकरेज कैसे करना है आने के लिए। देन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को कैसे एंगेज रखना है और उनको इम्पोर्टेंस बतानी है कि एजुकेशन इज द की। कि अभी आप छोटी कमाई को देख रहे हो, आप दूर की बड़ी कमाई को नहीं देख पा रहे हो, कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख गया तो आगे जाके वो बहुत कुछ कर सकता है, और उसके कारण आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे। देन लोकल जो लोकल लोगों के जो सोच रहती है उसको हम कैसे बदल सकते हैं इसको लेके, एंड लोकल लोगों की हेल्प लेके। देन जितना मुझे पता चला था, क्योंकि उस टाइम हम सब टेंशन में थे ऑलरेडी, तो सेकंड ग्रुप का मुझे थोड़ा बहुत ही आइडिया है कि उनको शायद एक अलग टाइप का टॉपिक दिया गया था कि वो माउंटेन में गए हैं ट्रेकिंग के लिए। देन वहां पे एक स्टॉर्म आ गया है। तो उनको ऐसा सिचुएशन दे दिया गया था कि अब स्टॉर्म में आप सब फंसे हुए हो। आप फिर उन्होंने कॉन्स्टेंट्स बताए कि आपके पास सप्लाई इतनी है, देन आप कांटेक्ट किसी को कितनी बार कर सकते हो, आपके पास फ्लेयर्स कितनी है। तो उसके ऊपर उनको डिस्कस करना था कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाए ताकि सभी लोग सरवाइव करें और किसी की हालत क्रिटिकल नहीं। तो अब हम लोग तो खुद ही टेंशन में थे कि हमने ऑलरेडी कंक्लूजन दिया नहीं था, तो हम वैसे ही थे कि हमारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देन उसके साथ साथ इन्होंने फिर डीवी कराना चालू किया, तो फिर हम उसमें लग गए। देन तो बाद में सुनने में आया कि इनके ग्रुप टास्क में ऐसा हुआ। देन इतना ही बस मुझे उनके टॉपिक के बारे में पता चला। ओके। अच्छा आदित्य, फिर जैसे जीटी होता है उसका एच इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, तो अब यस सर। एचआर जो आपका इंटरव्यू जो हुआ वो एचआर तो आप हैं ही, और एचआर भी होता है उसमें, तो जी टेक्निकल सर। एचआर और एचआर, तो आप बताओ कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? प्लीज शेयर अस विद द क्वेश्चंस यस व्हिच दे आस्क्ड यू। सर। सबसे पहले तो जितना मुझे आइडिया था कि शायद 4 या 5 पैनलिस्ट होने थे, तो मैं ऐसा हम्म। एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि 4 या 5 पैनलिस्ट होंगे। मैं हम्म। जब अंदर पहुंचा तो वहां अराउंड 10 पैनलिस्ट बैठे हुए थे। हम्म। तो वो सभी महानुभवी थे। तो मैं वो देख के थोड़ा सा शॉक हो गया कि मैंने इतने ज्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एंड सभी अपनी फील्ड में माहिर। तो हम्म। असल में उन्होंने मुझसे जो जो मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो उन्होंने बहुत डिटेल में पूछा। कि सबसे पहले उन्होंने हम्म। पूछा कि अपने बारे में बताइए, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताइए। देन हम्म। अपने एकेडमिक अचीवमेंट प्लस अपने नॉन एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में बताइए। तो हम्म। उन्होंने ये एक ही लाइन में मुझसे पूछ लिया। तो तब मुझे हम्म। थोड़ा आइडिया हुआ कि मेरा इंट्रोडक्शन शायद अच्छा खासा लंबा जाएगा। तो फिर मैंने उनको हम्म। अपना पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया। देन हम्म। अपने स्पोर्ट्स कमेटी के बारे में बताया, वहां मैंने क्या काम किया है। अपने एकेडमिक हम्म। अचीवमेंट में मैंने अपना एसएससी का बताया जो मैंने क्लियर किया था। उसके साथ हम्म। साथ मैंने रेलवे का भी एग्जाम लिखा था, एनटीपीसी का, हम्म। वो बताया। हम्म। और उसके बाद मैंने नॉन एकेडमिक में उनको मेरे केस कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया कि जो कि हम्म। मैंने जीते हैं और जिनमें मैं फाइनल्स में पहुंचा। फिर हम्म। हमारी बात यहाँ से शिफ्ट होके लेबर लॉस की तरफ गई। तो हम्म। वो फिर किसी और सर ने पूछे। तो लेबर लॉस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने थोड़ा बहुत उनको बताया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें लेबर लॉस कौन कौन से पसंद है या कौन कौन से हम्म। किसके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो। हम्म। तो मैंने उनको ईएसआई एंड ईपीएफ के बारे में, कि सर हम्म। मैं इन दोनों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हम्म।
ईएसआई को लेके मैंने अपनी इंटर्नशिप में भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो उसके बारे में मुझे अच्छा खासा आइडिया था। एंड ईपीएफओ इसलिए कि मैंने पढ़ा भी था, एंड अभी नई नई जॉब लगी थी, तो आइडिया था कि सैलरी से कितना परसेंट कटता है, तो वो सब चीजें याद थी। तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन ना पूछ के उन्होंने ये पूछ लिया कि जब ये लॉस बन रहे होंगे, तो जो हम्म, कमिटी इसको बना रही थी, हम्म, उनके मन में क्या चल रहा होगा इन लॉस को बनाने के पहले। हम्म, तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया, तो तेरा फिर है। मैंने थोड़ा सा सोचा, देन मैंने ये समझा कि ईएसआई को बनाने के पीछे ये होगा, क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर से आता हूँ। हम्म, तो मुझे इंश्योरेंस का पता है कि लोग जनरली इंडिया में इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि भाई वो पैसा, अगर हम हमें कुछ हुआ नहीं तो वो पैसा तो वेस्ट हो गया। लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो पैसे यूटिलाइज हो। हम्म, और इंश्योरेंस थोड़ा महंगा भी हमारे में माना जाता है, तो मैंने ये हम्म, बताया कि उनकी सोच शायद ये रही होगी कि जैसे ईएसआई 21,000 से कम सैलरी वालों के लिए होता है पर, हम्म, तो मैंने ये उनको बोला कि शायद जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेट किया, देन उसमें जितने बेनिफिट्स थे मैंने वो बताए। तो उनको मेरा जवाब अच्छा लगा, एंड ईपीएफओ के लिए भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बताया कि प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक संचित निधि, मतलब इकट्ठा पैसा आपको देता है, जो कि जनरली लोग अपनी जिम्मेदारियों के चलते नहीं इकट्ठा कर पाते। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा कि अगर इनके पास इकट्ठा पैसा होगा तो ये कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल विड्रॉल का प्रावधान है ईपीएफ में, कि आप अपनी शादी के लिए या घर लेने के लिए आप पार्शियली अपना प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कनेक्ट किए डॉट्स की जो उसमें रूल्स लिखे हैं वो, एंड मेरी जो सोच है कि शायद ऐसा सोच के उन्होंने बनाया हो ये, हम्म, तो उन्होंने ये आंसर भी उनको अच्छे लगे। देन इसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने अगर तुम काम कर रहे हो तो वहां क्या काम किया अभी तक, तो मुझे तब 3 महीने हुए थे काम करते हुए, 3 साढ़े 3 महीने। तो उनको मैंने बताया कि मैंने अभी तक मेजोरिटी 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया है अपनी जॉब में। सबसे पहले तो हम न्यू पार्टनर न्यू एलओबी वाला एक ट्रैकर होता है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहां पे, मैंने बताया कि उसमें मैंने मेरा क्या इनपुट था। देन जो सेल्स ऑफिसर्स होते हैं हमारे, फील्ड सेल्स, तो उनके और उनके पार्टनर की एक पार्ट मिस मैपिंग हो गई थी, कि मैपिंग अच्छे से हो ही नहीं थी, तो उनका अचीवमेंट कहीं और जा रहा था, एंड कुछ लोगों को जो अचीव कर भी रहे थे उनको ऑन पेपर अचीवमेंट मिल नहीं रहा था। तो उस पर मैंने एक महीने तक पूरा प्रोजेक्ट किया था, वो भी मैंने थोड़ा डिटेल में उनको बताया। देन जो हमारा चैनल टीम है, रिलेशनशिप मैनेजर वाली टीम, उनकी मैं गोल शीट प्रिपेयर करता हूँ और पब्लिश करता हूँ, तो उसके बारे में मैंने समझाया कि हम क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो उनको वो सुन के भी अच्छा लगा। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे केस कॉम्स के बारे में पूछा, कि आपने अगर केस कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो उनको एक आईएसबी हैदराबाद वाला केस कॉम था मेरा, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था। तो एक मैम है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उसके ऊपर, कि ये कैसे तुम लोगों के मन में आया कि इसको तुम लोग भरोगे, देन इसमें तुम लोगों ने क्या क्या किया। तो मैंने बताया कि हम 3 लोगों की टीम थी, हमने कैसे आइडिया फॉर्मुलेट किया, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उनके, हमने क्या क्या आंसर दिए, देन वहां जाके हमने कैसे परफॉर्म किया। और उन्होंने फिर बहुत से क्रॉस क्वेश्चन किए कि इस चीज को तुमने कैसे सही सही किया, इसको कैसे सही किया। तो मैंने सारा बताया, क्योंकि हम लोग रात दिन उसी में लगे रहते थे, तो वो चीजें याद ही हो गई थी कि हमने किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। देन उसके बाद उन्होंने फिर मेरी इंटर्नशिप के ऊपर पूछा, तो इंटर्नशिप में मैंने जैसा अभी आपको बताया ईएसआई के ऊपर काम किया हुआ था। देन मैंने ऑपरेशंस टीम का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो उस पे उन्होंने फिर पूछा। देन मैंने एचआर टीम के लिए भी एक स्कोर कार्ड बनाया हुआ था, तो उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे। इसके बाद फिर मैंने उस फॉर्म में जो आप सीबीटी के बाद आपको भरने के लिए मिलता है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है, तो उसमें मैंने अपने फैमिली का भी मेंशन किया था। मैं एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली से आता हूँ, तो मेरे सारे परिवार वाले जितने भी कजन्स हैं सब साथ में रहते हैं, हम लोग 30-40 लोग या 60-70 लोग भी आप बोल सकते हो, सब साथ में ही रहते हैं। ओ, तो वो चीज उनको फैसिनेट की, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी फैमिली में आपका क्या इनपुट रहा है, उसका मैंने आंसर दिया। देन उन्होंने पूछा कि कभी अगर कन्फ्लिक्ट होता फैमिली में तो कैसे टैकल। तो मैंने उनको एक इंसिडेंट बताया कि ऑब्वियसली बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली हो, कन्फ्लिक्ट तो हर जगह होता है। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि रियल लाइफ में भी जैसे कन्फ्लिक्ट हुआ था तो मैंने कैसे हैंडल किया था। देन उन्होंने फिर एक एचआर सिचुएशन की, सिचुएशन ये थी कि एक टीम है, उन्होंने कंप्लेन करी अपने मैनेजर के अगेंस्ट कि मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं, तो इस सिचुएशन को कैसे डील कर। तो पहले मैंने थोड़ा सोचा, प्रैक्टिकली मैंने देखा कि इसको कैसे डील किया जा सकता है, तो मैंने इसके मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट किए। कि सबसे पहले तो मैंने उनको बोला कि मैं टीम को अलग ले जाके उनसे बात करूंगा, देन मैनेजर को अलग ले जाके उनसे बात करूंगा। तो इसके बेसिकली 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मैनेजर गलत है और टीम सही है और मैनेजर का रवैया उनके प्रति बहुत रूड है, या तो ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है सर कि मैनेजर का सिर्फ टोन वैसा होता है, लेकिन मैनेजर अच्छे के लिए बोलता है।
तो मैनेजर अपनी तरफ से सही है, टीम उस चीज को अलग वे में परसीव कर रही है, तो यहाँ फिर हम मुझे टीम को सिखाने की जरूरत है। मैंने ऐसे बताया कि अगर मैनेजर की गलती होगी तो मैं मैनेजर को ट्रेनिंग इस चीज को लेके ट्रेन करूंगा, इस चीज को लेके और बताऊंगा कि आपको सामने वाला कैसा परसीव कर रहा है। देन अगर मैनेजर सही है, टीम की गलती है, तो ये भी हो सकता है सर कि कई बार जब आप थोड़ा सा अनस्किल्ड होते हो तो आपको कोई चीज बोला जाता है तो आप बहुत प्रेशर में आ जाते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जबकि वो चीज बहुत आसान होती है। तो मैंने ये बोला कि पहले मैं फिगर आउट करूंगा इन टीम में, अगर ये चीज है तो मैं टीम को थोड़ा अपस्किल करने की कोशिश करूंगा ताकि वो जल्दी इस चीज को प्रेशराइज ना, मतलब खुद में प्रेशर ना ले, तो वो शायद मैनेजर को और अच्छे से समझने लगेंगे। आई बिलीव कि मेरे ये आंसर्स उनको थोड़ा पसंद आए Yes. थे, एंड फिर इतना ही That था was funny. इंटरव्यू क्लास। Okay, good. So Aditya, that is very detailed में you have explained everything and that is wonderful. और बहुत अच्छा लगा आपने सारी बातें बताई, पहले जीटी का और एचआर का। सो ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आदित्य, एचआर प्लीज। ऑफिसर की पोस्ट से स्टार्ट करने। एंड क्वालिफिकेशन भी आपकी पूरी कंप्लीट है, आप आईएम से भी हैं। वन डे यू विल श्योरली रीच अप टू डायरेक्टर एचआर फॉर श्योर, बिकॉज थैंक यू सो क्वालिफिकेशन मच चाहिए सर। होता है और अर्ली एज में आप एंटर कर रहे हैं, दैट इज गुड। सो अगेन विद दैट आई थिंक वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। बहुत कुछ सीखा मैंने आपके पूरी बातों से, and that is actually the input for mentors like us, and we learn a lot from people like you, and that helps us to contribute well in the teaching domain यस। for other students. So I wish you all the very best for your career, Aditya, and thanks for the time you gave today. थैंक यू सो मच Thank सर, you. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।